साथियों नमस्कार। आज मैं कुछ आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कि आपके सीटेट बीएड में काफ़ी आपके लिए लाभदायक होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। यानी कि इसका सही आंसर होगा अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विकास शुरू होता है। विकास किस अवस्था में शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था में। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ये कौन सी योग्यता कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है बहुत कम। लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? यह कौन सा प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि के वितरण पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह किसकी तरफ इशारा करता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी बात जब किसी को प्रभावित नहीं करती है तो यानी कि वह शून्य स्थानांतरण होता है, यानी कि 0%। चिंतन अनिवार्य रूप से एक कौन सी गतिविधि है? संज्ञानात्मक गतिविधि। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं क्या? व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से। पियाजे के अधिगम के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? इससे ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतःकरण को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी बहुविध चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से भी प्रेरित है? आंतरिक रूप से। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। यानी कि व्यवहार का करना किस पक्ष के अंतर्गत आता है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? यह सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को प्रोत्साहन करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों को शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्या कर रही है? वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। यानी कि क्या? इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें क्या कहेंगे? नैतिक तर्कणा।
कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र में। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस में सहायता करती है? सामाजिकरण में। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिक संबंधी कारक है? आँखों का रंग, यानी कि आँखों का रंग क्या होता है? ये आनुवंशिक होता है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करती हैं? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों को बताती है कि किस तरह से आपको, यदि बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करता है, जिससे कि वह उसे उपचार दे सके, उपचार के बारे में बता सके कि तुम्हें ये उपचार करने से ये फ़ायदा होगा। अगला है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा यदि धीरे काम कर रहा है तो और एक बच्चा तेज़ काम कर रहा है, यह दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? शारीरिक गठन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? पढ़ने की समस्या से संबंधित है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब तक वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते रहते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक क्या करती है? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक से क्या बचते हैं? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचा जा सकता है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायी, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। यानी कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है।